मैं एक होटल में काम करती थी, मगर मैं अपनी इस जॉब से बहुत तंग थी, क्योंकि रोज़ाना मुझे यहाँ बहुत से लोगों की बुरी नज़र का सामना करना पड़ता था। मैं एक शरीफ घर की लड़की थी, मजबूरी में ये जॉब कर रही थी। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, इसलिए हर आने जाने वाले की नज़र मुझ पर ही टिकी रहती। वो समझते कि शायद होटल के मालिक ने मुझे इसी काम के लिए ही यहाँ जॉब दी है, मगर ऐसा कुछ ना था। ये जॉब मुझे मेरी काबिलियत देखकर ही दी गई थी। होटल का मालिक तो बहुत ही शरीफ आदमी था। उसने मुझे कभी कोई गलत बात नहीं कही थी, बल्कि वो तो मेरी बहुत इज्जत करते थे। यहाँ सैलरी कुछ कम थी, मगर घर के हालात देखकर मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती थी। मैं अच्छी जॉब की तलाश में भी थी। कभी कभी कहीं ना कहीं जाकर इंटरव्यू देती, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब ना आता। मैं अपने घर से होटल रोज आती जाती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मैं जब भी बस स्टॉप पर जाकर बस का इंतज़ार करने लगती, एक औरत मेरे पास आ जाती और कहती थी, अगर तुम रोज़ के 10,000 कमाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगी। मैं उसे पागल समझती और कोई जवाब ना देती, मगर वो औरत सुबह शाम मेरे इंतज़ार में खड़ी होती। जब मैं बस स्टॉप पर आ जाती तो यही शब्द वो फिर से दोहराती। फिर एक दिन मैं उसकी बात मानकर उसके घर चली गई। उस औरत ने मुझे शरबत पिलाया, जिसे पीते ही मुझे नींद आ गई। जब आंख खुली तो मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और ऐसे महसूस होता था जैसे मुझे फिर से मेरे कपड़े पहनाए गए हों। मैं यही सोच रही थी कि उस औरत ने मुझे 10,000 पकड़ा दिए और बोली कि तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है, अब तुम जा सकती हो। रोज़ाना मेरे घर आकर ये शरबत पी लिया करो और 10,000 ले जाया करो। वो पैसे देखकर मैं सब कुछ भूल गई और रोज उसके घर जाने लगी। अब मेरे पेट में दर्द रहने लगा था, ऐसा लगता किसी ने मेरे पेट पर जोर दिया हो। एक रोज शरबत न पिया और ऐसे ही लेट गई, मगर कुछ देर बाद तो सर पर आसमान टूट पड़ा जब उस औरत ने मेरे साथ, मेरा नाम दीपा है, मुझे दुनिया से बहुत डर लगता था और हमारे घर में बहुत गुर्बत थी। किसी इंसान को तो आगे आना ही था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जॉब करूंगी। मैंने खूब मेहनत करके डिग्री हासिल की। मुझे यकीन था कि मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि ये कोई आम डिग्री तो नहीं थी। इंसान जब कोई बड़ी डिग्री हासिल कर लेता है तो ये समझता है कि उसे अब नौकरी आसानी से मिल जाएगी। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जब मैंने नौकरी हासिल करने के लिए कोशिश करनी शुरू की तो पता चला कि ये इतना आसान नहीं है। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुम किसी बैंक में नौकरी कर लो, तुम बहुत खूबसूरत हो और बैंक वाले खूबसूरत लड़कियों को रखते हैं, वहाँ पर तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी और एसी में बैठकर आराम से अपना काम करना। बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन जो बात मैंने अपने बाबा से की तो बाबा ने कहा कि वहाँ पर लड़कियों को 100 पीस बनाकर रखा जाता है, ताकि लोग आएं तो देखें बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां बैठी रहती हैं और उनसे बात करने की खातिर अकाउंट वगैरह खुलवा लेते। तुमने अगर ये सब करना था तो फिर इतनी पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत थी। बाबा की बात ठीक थी, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं अपनी सुंदरता को गैर लोगों की दिली खुशी के लिए न्यौछावर नहीं कर सकती थी। अगर मैं खूबसूरत थी तो ये खूबसूरती मेरे होने वाले पति की अमानत थी, इसलिए मैं इसको संभाल कर रख रही थी। लेकिन घर के हालात बद से बदतर हुए जा रहे थे। अब बाबा की पेंशन के सहारे पर घर नहीं चलता था। मेरे और बहन भाई भी थे और अब माँ भी आजकल बार बार यही कहती थी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। फिर मेरी एक दोस्त ने मुझे अपने अंकल के होटल में जॉब लगवा दी। सैलरी तो बहुत कम थी, मगर मजबूरी में ये जॉब करनी पड़ी। मगर वहाँ रहकर मुझे बाबा की सब बातें सच लगने लगी। मुझे वहाँ पर आते जाते लोग यूं देखते कि कभी उन्होंने जिंदगी में किसी लड़की को ना देखा हो। मुझे उनकी नज़र से बहुत डर लगता। मैं दिन रात प्रार्थना करती कि जल्द से जल्द मेरी जॉब किसी और जगह लग जाए और मेरी यहाँ से जान छूट जाए। एक दिन ऐसे ही मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी तो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब वाक़या हुआ, और वो ये कि मेरे साथ एक औरत आकर खड़ी हो गई। उस दिन मैं एक जगह इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। वो किसी अमीर घराने की लग रही थी।
उसने मुझे एक नज़र देखा और कहा कि नौकरी की तलाश में हो। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि इस शहर में कितने लोग ऐसे ही फाइल को अपने गले से लगाकर नौकरी हासिल करने के लिए निकलते हैं। मैंने कहा कि अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है। औरत बहुत अच्छे कपड़ों में बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी, इसलिए मैं भी उससे बातें करने लगी। कुछ साल तुम इसी तरह फिरती रहोगी तो फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नौकरियाँ काबिलियत देखकर नहीं बल्कि सिफारिश से मिलती है। एक सीट होती है और उसके लिए 2000 लोग होते हैं, और वो एक सीट भी पहले से ही बुक हो चुकी होती है। मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूं? मुझे अच्छी नौकरी की बहुत ज़रूरत है। उसने कहा कि अगर तुम दिन के 10,000 कमाना चाहती हो तो मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि दिन के 10,000? मैं तो सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि दिन के 10,000 तो महीने के 3 लाख बनते हैं, और 3 लाख तो महीने के वो लोग भी नहीं बनाते जिनका अपना कारोबार होता है। मैंने उस औरत को गौर से देखा। मैंने कहा कि आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हैं? उसने कहा कि नहीं। क्या लगता है, क्या मैं रोज़ बस स्टॉप पर आकर लोगों से मजाक करती हूँ? मेरी अपनी गाड़ी है, लेकिन वो अचानक से ही खराब हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैंने कहा कि अगर ये सच है तो फिर बताइए कि क्या काम करना है मुझे। उसने कहा कि काम हमारे घर में है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि 10,000 रुपये मिलेंगे, और रोज़ के पैसे तुम रोज़ ले सकती हो, यानी रोज़ के रोज़ तुम्हारे हाथ में 10,000 होंगे। तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे अजीब सी नज़रों से देखा, क्योंकि मुझे भी उस पर भरोसा नहीं था। उसने कहा कि कभी कभी खुशकिस्मती हमारा दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन हम दरवाज़ा नहीं खोलते। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं तो यहाँ मजबूरी में खड़ी हूँ, मैं तो चली जाऊँगी। वो जाने लगी। मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे ये काम करना है, आप मुझे एक काम बता दें। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे घर चलना होगा, क्योंकि काम तुम्हें वहीं बताऊंगी। मुझे लगा उसके घर में बच्चे होंगे जिनको पढ़ाना होगा, या घर में अगर आया का काम भी करना होगा तो मुझे कोई मसला नहीं था। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। वैसे भी होटल से बेहतर घर का माहौल होता है, वहाँ औरतें भी होती हैं। थोड़ी देर के बाद उसे फ़ोन आया कि मैडम आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। उसका ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर आ गया। हम लोग बस के धक्के खाने से बच गए और गाड़ी में ही उसके घर तक गए। उसका घर बहुत ही बड़ी कॉलोनी में था और बहुत ही ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत घर था। जब मैं अंदर गई तो आसपास देखने लगी। फिलहाल तो मुझे कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ एक आदमी आया जो कि उसका पति था। उसने मेरा परिचय भी करवाया। मुझे भी तसल्ली हुई कि घर में ये दोनों पति पत्नी हैं, यानी ये शादीशुदा बाल बच्चेदार इंसान था, इसलिए मुझे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और वो दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे थे। उस औरत ने मुझसे बातें की और बातों बातों में बताया कि मेरी माँ आजकल बहुत बीमार है। पीछे वाला बंगला उनका है, मैं ज़्यादा टाइम उन्हीं के पास होती हूँ। मुझे लगा कि शायद उन्हें काम के लिए कोई लड़की चाहिए, पर उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की और वहाँ से चली गई और जाते हुए कहा कि मेरा पति तुम्हें काम समझा देगा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना, तुम बहुत अच्छी हो। वो ये कहते हुए वहाँ से चली गई और थोड़ी देर के बाद सर वहाँ पर आ गए। जितनी देर में कमरे में अकेली बैठी थी, कमरे को देख रही थी। उस कमरे में इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें रखी हुई थी। उन लोगों के 10,000 देना तो ऐसा था जैसे किसी को 10 रुपये दे रहे हों। थोड़ी देर बाद सर एक शरबत का गिलास लेकर आए और कहा कि ये पी लो। वैसे भी मैं थकी हुई थी पूरे दिन की। मैंने शरबत पी लिया। मुझे ये शरबत कोई देसी शरबत नहीं लग रहा था जैसे हमारे घरों में होते हैं। ये तो कोई बाहर का शरबत लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और ऐसा शरबत मैंने आज तक नहीं पिया था। सर मेरे से काफ़ी फासले पर बैठ गए। मैंने शरबत पी लिया और कहा कि मुझे बता दे मेरा क्या काम है। उन्होंने कहा कि पहले तो तुम आज के पैसे रख लो। मैंने कहा कि मैंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुमने काम कर दिया है, आज तुम्हारा यही काम था, तुम्हारा घर के लोगों के साथ परिचय हो जाना, जो हो गया है। अब काम मैं तुम्हें कल बताऊंगा। पैसे किसको बुरे लगते हैं?
जब उन्होंने 10,000 मेरी तरफ बढ़ाए तो मैं हैरान ही रह गई। मैंने फौरन अपने पर्स में रख लिए। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वो मुझे घर छोड़ दे। मैंने कहा कि मैं चली जाऊंगी, पर उनका कहना था अब तुम दोबारा से कभी बस में नहीं जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे भी होते हैं, कोई चोरी चुकारी ना हो जाए, और आइंदा से मेरा ड्राइवर ही तुम्हें लेने आएगा और वो ही तुम्हें छोड़ आएगा। तुम्हें ट्रांसपोर्ट के पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। दोपहर का खाना भी तुम हमारे साथ ही खा लेना। अब मैंने घर जाने से पहले फिर पूछा कि सर मेरा काम क्या है, तो उन्होंने कहा बस तुम्हें रोज़ाना 1 गिलास शरबत पीना है। वो मुस्कुरा दिए और कहा कि और कोई काम नहीं है तुम्हारा। मैं हैरान रह गई और उनसे पूछा कि ये किस किस्म का काम है, लेकिन उनको कोई कॉल आ गई और फ़ोन अपने कान से लगाकर मुझे इशारा किया कि कल फिर आना, फिर आराम से बताऊंगा। मैं वहाँ से वापस आ गई। मेरे पास 10,000 रुपये थे। रास्ते में मैंने अपने माँ बाबा के लिए कुछ फ्रूट भी लिए। जब घर आई तो वो लोग हैरान रह गए कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं। फिर मैंने उनको कहा कि मुझे एक बहुत अच्छी जगह जॉब मिल गई है और मैंने होटल वाली जॉब छोड़ दी है। मैंने उनसे झूठ बोला कि मुझे एक बहुत बड़े बंगले में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिली है, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा क्या काम है। इसलिए मैंने उनको संतुष्ट करने के लिए झूठ बोल दिया और साथ ये भी झूठ बोला कि उस घर में सिर्फ एक औरत है, कोई मर्द नहीं है। वैसे भी सर तो बहुत बड़े थे, वो तो मेरे बाबा की उम्र के थे, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को समझती थी कि घर वाले तो हमेशा परेशान ही रहते हैं, इसलिए उनको संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी था। मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि ये 10,000 रुपये मुझे रोज़ मिलेंगे। मैंने कहा कि ये मेरी एडवांस तनख्वाह है, थोड़ी बहुत और भी बढ़ा देंगे। तो मेरे बाबा ने कहा कि चलो होटल वाली जॉब से तो जान छूटी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। मैंने तो प्लान बना लिया था कि मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे तो फिर उसके बाद मैं इन पैसों का क्या करूँगी। मैंने सोचा कि कुछ पैसे तो मैं सेव कर लूँगी, किसी को इनके बारे में नहीं बताऊँगी। बाकी पैसों से मैं घर के लिए नया सामान लूँगी। फ्रिज काफ़ी पुराना हो गया है, मशीन ठीक से नहीं चलती है। बस इस तरह के ख्वाब थे मेरे। जब मैं सर के घर गई तो वो घर पर मौजूद नहीं थे। मुझे नौकर ने कहा कि उनका थोड़ी देर इंतज़ार कर लें। इतनी देर में मैंने सारे घर का टूर कर लिया। कमरों के अंदर नहीं गई, लेकिन बस चीज़ें देखती रही। उन लोगों का शायद कोई विदेश में रहता था या ये खुद विदेश से आए थे। यहाँ पर तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बाहर के मुल्कों की लग रही थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने तो यहाँ नहीं देखी थी। मैं भी तो इसी शहर में पली बड़ी थी और बाजार भी आना जाना होता था। वो बहुत ही अमीर लोग थे। मैंने सोचा कि अब मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये पैसे आप मुझे ज़्यादा दे रहे हैं या रोज़ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनके लिए पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और पैसों के लिए इंसान पूरी ज़िंदगी भागता रहता है। सर आ गए तो उसके बाद वो आराम करने चले गए और आज फिर मुझे शरबत का गिलास पिलाया गया, लेकिन उसके बाद मैं उनसे बात नहीं कर पाई क्योंकि वो फिर से कहीं बिजी हो गए और मैं ड्राइंग रूम में सो गई। तो अचानक से मेरी आंख खुली तो 2 घंटे गुजर चुके थे। मैं हैरान रह गई कि मुझे नींद कैसे आ गई। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि चलो शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन फिर सोचने लगी कि कहीं किसी ने मुझे देखा भी होगा तो क्या सोचा होगा। इतनी बुरी बात है, यहाँ काम करने आई हूँ या सोने के लिए। लेकिन जब अपने कपड़ों की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और ऐसा लगता था मुझे मेरे कपड़े दोबारा से पहनाए गए हों। मैं समझ नहीं पाई कि ये सब कुछ क्या है, हैरान थी। थोड़ी देर बाद सर आ गए तो मैंने उनको बताया कि मैं सो गई थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस उम्र में बहुत नींद आती है। जब मैं तुम्हारे जितना था तो मैं तो स्कूल में भी सो जाता था। सर बहुत अच्छे थे और अच्छे तरीके से बात करते थे। वो फिर से वापस चले गए और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मेरे दिमाग में यही बात थी कि काम कोई हो नहीं रहा, पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जाते हुए अगर वो खुद मौजूद भी नहीं होते तो मुंशी को पैसे देकर जाते थे। वो मुझे मेरी अमानत के तौर पर पैसे दे देता था, कहता था कि ये सर ने आपके लिए दिए हैं। मैं पैसे अपने पर्स में रख लेती और 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे पास 70,000 रुपये जमा हो गए थे।
मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब मैंने काम के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे तो पैसे मिल रहे थे और मैं थोड़ी सी लालची भी हो गई थी, क्योंकि जब पैसे आ रहे मिल रहे हो तो मुझे क्या ज़रूरत है अच्छा बनने की। लेकिन ये रोज़ ही होता था कि जैसे ही मैं शरबत का गिलास पीती थी मुझे नींद आ जाती और उसके बाद मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी होती। नींद आ जाने तक तो मामला समझ आ रहा था, लेकिन कपड़ों पर मिट्टी कहाँ से लगती थी मैंने घर के एक नौकर से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये लोग बहुत अमीर हैं, ये अरबपति हैं, इनके घर में तो पैसों की रेल फेल है, किसी को 10 या 50 हजार देना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है। मैंने कहा लेकिन ये शरबत कौन बनाता है, किस चीज़ का शरबत है, क्योंकि जैसे ही मैं शरबत पीती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। नौकरानी ने कहा कि शरबत साहब बाहर से मंगवाते हैं, वो किसी को भी नहीं देते। तुम तो खुशकिस्मत हो, बाहर का शरबत पीने को मिल रहा है। इसके बहुत फायदे हैं, इसमें ताकत होती है। मैंने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। इधर घर में भी आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी कि पैसे बढ़ा दिए गए हैं और अब मुझे रोजाना पैसे दिए जाएंगे। घर की चीजें भी ले रही थी। लेकिन एक दिन दोस्तों के साथ गई तो अचानक से ही मुझे चक्कर आ गई और वो मुझे अस्पताल ले गए। अस्पताल वालों ने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है, आप अपनी खुराक पर ध्यान दें। लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि मैं तो कोई काम ही नहीं करती थी, फिर मुझे क्यों कमजोरी हो रही थी। मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से मैं कमजोर हो रही थी। ये बात भी घर नहीं बताई, वरना माँ परेशान हो जाती और मुझे काम पर जाने नहीं देती। लेकिन एक और बात भी बड़ी अजीब थी कि जब से मैं काम पर जा रही थी मैंने सर की पत्नी को सिर्फ एक दफ़ा देखा था। फिर मैंने नौकरानी से पूछा कि सर की पत्नी कहाँ है, मैंने उन्हें कितने दिनों से नहीं देखा। तो नौकरानी ने कहा कि तुम भी छोटी छोटी बातें नोट करती हो। मैंने कहा कि नहीं, वो बहुत अच्छी है, मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से बात की थी उन्होंने। नौकरानी ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, वो 1-2 दिन तक वापस आ जाएगी, साहब उनसे बहुत प्यार करते हैं। दोनों की मोहब्बत की शादी थी। ये नौकरानी बाकी घर के काम नहीं करती थी, बल्कि सबसे काम करवाती थी। अब मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि लगता है आप कोई मेहनत का काम कर रही हैं। जब मैंने कहा कि मैं ऐसा तो कोई काम नहीं कर रही। खैर, मैं वहाँ से वापस आ गई। डॉक्टर ने भी मुझे अजीब नज़रों से देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने दोस्तों से बात की। वैसे तो मैंने इस नौकरी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, पर अपनी दोस्त को मैंने ये कहा कि मेरी एक दोस्त है जो इस तरह का काम कर रही है। तो मेरी दोस्त ने कहा कि वो तो फिर पागल है, ये कौन सा काम है भला, कोई किसी को ऐसे पैसे देता है क्या? और बड़े लोग तो वैसे भी कंजूस होते हैं, मुफ्त में पैसे नहीं दे देते। मैंने कहा कि पर उसे तो रोज पैसे मिलते हैं। मेरी दोस्त ने कहा कि वो लड़की झूठ बोल रही होगी, अमीर लोग बेवकूफ़ नहीं होते, अगर वो बेवकूफ़ होते तो फिर वो इतने सारे पैसे कैसे कमाते। अपने दोस्त को कहो कि वो नौकरी फौरन छोड़ दे, जरूर उसके साथ वहाँ कुछ गलत हो रहा है। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई और एक दिन मैंने वो शरबत पीने से इनकार कर दिया। मैंने सोच लिया कि आज मैं शरबत नहीं पीऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर सोने के लिए नहीं आती और मैं क्यों सो जाती हूँ। लेकिन ये भी सोचने की बात है, जब मैं सो जाती थी तो मेरे आस पास तो कोई भी नहीं होता। इसका मतलब मुझे सोने की एक्टिंग ही करनी थी, ताकि मुझे पता चले कि जब मैं सो जाती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ शरबत पीने से इनकार करती और अगर आंखें खोलकर बैठी रहती तो जो भी मेरे साथ कोई हरकत कर रहा था तो वो सावधान हो जाता। लेकिन एक्टिंग करना भी कोई आसान नहीं था, मैं इतनी बहादुर नहीं थी। फिर भी मुझे आज बहादुरी दिखानी थी। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत कर ली। आज मैंने शरबत ले लिया, लेकिन आज उसको पीने की बजाय मैंने उसको ड्राइंग रूम में रखे एक बड़े से गमले की मिट्टी में डाल दिया, ताकि पता चले कि मैंने शरबत पी लिया है। जब नौकरानी ने मुझे देखा तो मैंने खाली गिलास को मुंह से लगाया और बर्तन रखने के लिए किचन में गई। मैंने कहा कि बहुत मज़ेदार शरबत है, 1 महीने से पी रही हूँ लेकिन दिल नहीं भर रहा। उसने कहा कि हाँ, ये तो ऐसा ही है। मैंने कहा कि तुम भी पी लो।
उसने कहा, नहीं मैं नहीं पी सकती, ये तो बड़े साहब का है। मैंने कहा कि जब मैं पी रही हूं तो फिर तुम क्यों नहीं पीती? मेरी तरह तुम भी तो इस घर में काम करती हो। लेकिन नौकरानी ने इस तरह का व्यवहार किया जैसे वो शरबत नहीं कोई जहर हो। मैंने भी ज्यादा दबाव नहीं डाला, क्योंकि मुझे जो जानना था मुझे पता चल गया था। उसने कहा कि तुम ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, साहब आते ही होंगे, उन्हें आज तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मैंने कहा कि ठीक है। मैं ड्राइंग रूम में गई और 5 मिनट के बाद मैंने सोने की एक्टिंग की और अपना सर सोफे पर रखकर मैं आंखें बंद करके सो गई। पर मेरे कान खुले थे। थोड़ी देर के बाद वो नौकरानी, जिसको मैं अपनी दोस्त समझती थी, उसने एक बंदे को आवाज दी और कहा कि ये बेहोश हो गई है, आ जाओ। उसको कैसे पता था कि मैं बेहोश हो गई थी? इसका मतलब ये लोग मुझे बेहोश करते थे और बेहोश करने के लिए शरबत के अंदर कोई चीज मिलाया करते थे। और फिर क्या मतलब कि आ जाओ? क्या ये मुझे कहीं ले जाने वाले थे? मुझे तो डर बहुत लग रहा था, लेकिन मैं चुपचाप बैठी रही और अपनी आंखें भी मजबूती से बंद कर ली। वे लोग मुझे उठा नहीं पा रहे थे और तकरीबन इसी तरह घसीटकर रोज ले जाते थे और मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग जाती थी। उन्होंने मुझे सरजी के कमरे में लेटा दिया और खुद फौरन वहां से चले गए। वो नौकरानी उनसे कह रही थी कि अब यहां से चले जाओ, साहब आते ही होंगे और 1 घंटे बाद वापस आ जाना, फिर इसको वापस भी बाहर लेटाना है। मुझे सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन यहां पर मेरे साथ क्या होने वाला था? मैंने आंखें खोली और मैं हैरान रह गई। ये तो बड़े साहब का बेडरूम था, मेरा यहां क्या काम था? मैं चुप थी। अचानक सर अंदर आए तो मुझे यूं देखकर बौखला गए। उनके साथ वही औरत थी जो मुझे यहां लेकर आई थी। आज सारी हकीकत खुल चुकी थी। वो सर की पत्नी नहीं, बल्कि वो भी उनकी नौकरानी ही थी, जो साहब जी के लिए ऐसे ही खूबसूरत लड़कियों को बेवकूफ बनाकर ले आती थी। मैंने उनको धमकी दी कि मेरे करीब मत आना, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। वो घटिया इंसान हंसकर कहने लगा, जाओ जाओ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? वैसे भी अब मेरा दिल तुमसे भर चुका है। यहां मेरे साथ क्या होता रहा था और मैं बेखबर थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, लेकिन जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैं वहीं से उठी और उस बंगले से बाहर निकल आई। मुझे अपना आप इतना छोटा और बुरा महसूस हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। घर वालों को तो यही कहा था कि बच्चों को पढ़ाती हूँ, वरना वो भी मुझे समझाते। भला इस तरह कौन किसको इतने पैसे देता है? ये लोग तो मेरा फायदा उठा रहे थे। मैं घर आई और उसके बाद मैं सारी रात रोती रही, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी पता चल गया। मैंने कहा कि जिस बच्चे को मैं पढ़ाती थी वो फेल हो गया है। मम्मी ने कहा कि हम जाकर बात करेंगे उनसे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? उनका बच्चा ही नालायक था। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी काम से निकाल दिया गया है। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि दुनिया में बड़े ही अजीब लोग होते हैं, अपनी गलतियां दूसरों पर डाल देते हैं, इसलिए तुम्हें अब से नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन अब तो मेरे लिए मेरी जिंदगी भी मुश्किल हो गई थी। जो मेरे साथ हुआ वो तो एक हादसा था। समाज ने उसे मेरा गुनाह बना दिया था और मुझे ही बुरा कहना था। अपनी बेवकूफ़ी और पैसों के लालच के पीछे मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब मैं घर में रोती रहती हूँ। घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। मेरी तो सारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। उस व्यक्ति के साथ मैं क्या लड़ाई करूं? उससे क्या बदला लूं? वो बहुत अमीर आदमी था। वो तो हर मैदान में मुझसे जीत सकता था। आज मैं रो रो कर ईश्वर से अपने पापों की माफी मांगती हूं। सच कहते हैं, लालच का अंजाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।